जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम साइकोलॉजी की सीरीज़ के अंदर एक नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। ठीक है, आज इसको भी अच्छी तरह स्टडी करें। इंशाल्लाह आपको इसको भी सीखने में मज़ा आएगा। तो आज का जो टॉपिक है आपके सामने है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि हम लोग आज जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है साइकोलॉजी का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है उसकी। जैसे कि हमने इससे पीछे वाली सारी डेफिनेशंस के अंदर पढ़ा है कि नफ्सियात कैसा इल्म है, या तो शाऊर का हो सकता है, या किसी रूह का हो सकता है, या किसी ज़हनी अमाल, ज़हन और फ़िक्री रवैयों का मुताला। इन सब से पैदा होने वाली जितनी भी पेचीदगियाँ होती हैं या जो भी वजूहात होती हैं, उन सब का ज़िम्मेदार बनाता है और सब के अंदर इस चीज़ का वो बनाता है कि आगे हम उसका जायज़ा लें और इस चीज़ को डिस्कस करें। अच्छा, इस चीज़ के अंदर बहुत सारे जो हमारी चीज़ें जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि हम लोग इस चीज़ को बेसिकली साइंस का दर्जा देना चाहते हैं और साइंस ही बनाना चाह रहे होते हैं। और इस मकसद के लिए हमारे पास अब जब भी किसी सब्जेक्ट की बात की जाती है तो डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं से ट्रैवल करके आ रहा होता है, कहीं न कहीं उसका पीरियड होता है, कोई ना कोई दौर उसके ऊपर गुज़रा होता है जिसको हमने जानना होता है। तो आज के जो लेक्चर के अंदर भी हम लोग कुछ पीरियड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर साइकोलॉजी के किस तरह डेवलपमेंट होती गई है आहिस्ता-आहिस्ता, आज हमारे एक शक्ल में जो हमारे पास मौजूद है, ये कैसे आज तक पहुंच गई है। तो बेसिकली इसके 5 हमारे पास पीरियड्स हैं हमारे पास जो गिवन सिलेबस के अंदर है। ठीक है, सबसे प्रिमिटिव पीरियड कहते हैं, सबसे इनिशियल दौर होता है इसके। ग्रीक पीरियड्स ही सबसे ज़्यादा होता है। मेडिवल पीरियड आ गया, उसके बाद मेडिवल पीरियड के अंदर मज़ीद 2 सब कैटेगरीज़ हैं। एक तो यूरोपियन पीरियड्स कहलाता है, एक मुस्लिम पीरियड कहलाता है। उसके बाद रेनेसेंस पीरियड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली हमारे पास मॉडर्न पीरियड आ जाता है, या जदीद दौर जिसे हम कहते हैं, आजकल का दौर जो होता है उसको हम बात कर रहे होते हैं। प्रिमिटिव पीरियड के अंदर कुछ खास नहीं है। ठीक है, इस वक्त का बेसिकली इसको ज़िक्र इसलिए किया जाता है कि तब इंसान क्या कर रहा था, कायनात को समझने की कोशिश कर रहा था। मतलब उस वक्त उसकी फ़िक्र इस काबिल बन रही थी कि वो कुछ जानना चाह रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसा तलब पैदा हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इसको इनिशियल पीरियड कहा जाता है, प्रिमिटिव पीरियड कहते हैं। सेकंड वन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड बेसिकली यूनानी का पीरियड होता है। ठीक है, जैसे ग्रीक पीरियड्स कहते हैं हम लोग। इसके अंदर बहुत सारे फ़लसफ़े, क्योंकि ये लोग ही ऐसे थे। ठीक है, यूनान के अंदर जितने भी फ़िलासफ़र्स होते हैं वो बेसिकली अपने जो भी उनका इल्म थे, अक्ल थी, तजर्बे और जो भी उनकी सोच थी, उसे उन्होंने कायनात के जितने भी काम थे उनकी उन्होंने वजाहत किए। उन्होंने रीज़निंग, लॉजिक्स इस पे बात की और इसके उन्होंने हक़ाइक़ को मालूम करने की कोशिश किया। तब जब यूनान का जो दौर होता था बेसिकली वो बहुत सिविलाइज्ड किस्म का एक दौर समझा जाता था, जिसके अंदर लोग एजुकेटेड थे। ठीक है, उनके बेसिकली जो थिंकिंग उनकी होती थी वो बेसिकली क्या कहलाती थी, यूनिवर्स। वो बेसिकली यूनिवर्स के बारे में क्यूरियस थे, तजस्सुस था उनके अंदर, और इसलिए वो कायनात के राज को जानने के लिए मुख्तलिफ अपनी तगदो या कोशिश कर रहे होते थे। अब उनके फ़लसफ़े में वो उनकी जो स्टडी के अंदर जो चीज़ें शामिल थी, उन्होंने सबसे पहले अखलाकियात, सियासियात, मुआशरत, तबीयत, जितने भी हमारे पास साइंसी उलूम हैं उन सब को उन्होंने इस चीज़ के अंदर डिस्कस किया और इसको आज हमारे तक लेके आए। जितने भी इल्म हैं, बाकी रूहानी इल्म कह लें, सितारा शनासी जिसे एस्ट्रोलॉजी हम कहते हैं। उसके बाद इल्म क़ियाफ़ा, ये इल्म क़ियाफ़ा बेसिकली फेस रीडिंग, ठीक है, उसको कहते हैं, इल्मुल आदात वगैरह, इस सब चीज़ों के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं। अब इसके अंदर जो कुछ नाम हैं डिस्कशन के लिए आए, सबसे पहले बंदा है थैलस। थैलस बेसिकली जो यूनानी फ़िलासफ़र्स के अंदर जो फ़िलासफ़र थे उनके अंदर सबसे पहले इसी का ही नाम आता है। अब इसने सबसे पहले कायनात को समझने के लिए एक नज़रिया पेश किया कि इसने बोला कि जो कायनात है इसकी जो बेस है या बुनियाद जो है वो क्या है, पानी है। ठीक है, कि ये कायनात जो है इसका जो वजह है, मतलब कि जो इसकी स्ट्रक्चर है जिससे ये बनाई गई है वो क्या है, पानी कहलाता है। दूसरा बंदा है इसके अंदर डेमोक्रेटिस बेसिकली एक मॉडर्न, ठीक है, थिंकर था, मुफक्कर था। ठीक है, इसने इसको बेहतर अंदाज में और मज़ीद पेश की। इसने सबसे पहले जो एटम्स का तस्वर पेश किया, इसने बोला कि चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है और सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, एटम कहते हैं। डेमोक्रेटिस बेसिकली क्या था कि वो कहता है कि जो इंसान है वो भी कायनात का एक हिस्सा है और उसी के जो एटम्स का एक मजमुआ है। ठीक है,
तामीर और तकरीब का अमल भी इसमें ही शामिल है, ठीक है। उसने बताया कि फ़िक्र जो थिंकिंग होती है वो बेसिकली किससे ताल्लुक़ रखती है, आपके दिमाग के अंदर से। अब मज़ीद उसने इसको एलेबोरेट किया है कि एहसास कब पैदा होता है, जब वो बैरूनी जवाहरात की मखसूस क़ुव्वत जो होती है वो आपके इंटरनल एटम से टकराती है, तो इसके क्या होता है। लेकिन अगर जवाहर मान के फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे पास जिसको हम लोग जो हमारे एहसास नहीं देती हैं, ठीक है, नहीं जगाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ बैठा कोई आपको हाथ लगाए मजाक के अंदर, आपको टच करता है तो आप उसको फील नहीं होता है, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा होता। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड बेसिकली वो कम से कम वो कैफियत कहलाती है, वो कम से कम वो चीज़ होती है जिसके आगे ये चीज़ को आप फील करना शुरू कर देते हैं, थ्रेशोल्ड पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट जो बंदा हमारे पास आता है वो हेराक्लिटस, ठीक है। हेराक्लिटस ने बेसिकली जो बात की है, अब उसने एक नया नज़रिया पेश किया है। उसने बोला है कि जो फायर है, आग है, ये बेसिकली कायनात की एक बुनियाद करार दिया है इस चीज़ को। अब उसका मज़ीद ये कहना था कि जो रूह होती है वो पानी और आग दोनों का एक मजमुआ है, दोनों से मिलकर रूह बनती है। अब हम ये चीज़ तो मानते हैं कि हर चीज़ क्या है, बदलती रहती है, चेंज होता रहता है हर चीज़ के अंदर। वो कह रहा है हरकत में बरकत है, बेसिकली उसका कहने का मकसद ये है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पाइथागोरस, ठीक है, इसको हम फिथागोरस भी कहते हैं। अब इसने अनासर अरबा का मतलब कि 4 चीज़ों का इसने एक तस्वुर पेश किया कि दुनिया जो है, जो कायनात जो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, वही है आग, पानी, हवा और मिट्टी, इन 4 चीज़ों के बारे में। और मज़ीद इसने इल्मुल आदाद का एक इल्म भी पेश किया है, ठीक है। उसने बोला कि आदाद में हम आहंगी मतलब मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आया होता है एम्पिडोक्लस, ठीक है। अब ये बंदा भी पाइथागोरस जो है, फिथागोरस है, उसी का ही पैरोकार है, उसी का फॉलोअर है। उसने भी सेम इसी को ये उसी का ही नज़रिए को दोबारा बयान किया है, ठीक है। उसने इसी को ही बोला है कि कायनात के लिए ये भी है। एम्पिडोक्लस ने एक नज़रिया अदराक भी पेश किया है, ठीक है। उसने दीगर मुफक्रीन के नज़रियात से हमंगी पैदा करने की उसने ये मोहब्बत और नफ़रत को खालस मादी और मैकेनिकी क़ुव्वत समझा था। अब कहने का मकसद ये है कि मादी मटीरियलिस्टिक उनके जो फिज़िकल जो मैकेनिकल चीज़ों को कहते हैं हम लोग, ये किसी वजह से क्रिएट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिप्पोक्रेटिस आता है, जिसको बकरात कहते हैं। बकरात बेसिकली एक बहुत अजीम फ़िलासफ़र है, ठीक है, और बहुत कामयाब किस्म का एक डॉक्टर था, जिसको सर्जन डॉक्टर था, ठीक है, और नफ्सियाती मुआलिज भी था। अब ये उस पीरियड की बात हो रही है जिसके अंदर वो इंसान को बहुत मुक़द्दस समझते हैं। मतलब इंसान को कट करना या इंसान के जिस्म को छेड़छाड़ करना एक गुनाह समझा जाता था, ठीक है। लेकिन फिर भी इसने अमले जराही के अंदर अपना तालीम हासिल की और उसने जिस्मानी अज़वियात के ऊपर अपने जो तसव्वुरात उसने पेश किए हैं। उसके बाद इसका सेकंड वर्क जो था, उसने ड्रीम्स के ऊपर बात की कि ड्रीम्स कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है, और उससे उसकी ताबीर, उसकी तशरीह भी इस चीज़ के अंदर किया। उसके बाद वो कहता था कि जो मरीज़ होता है उसको हम फिज़िकल चेकअप पे यकीन रखता था कि हर इंसान को हम क्या कहते जो भी बीमार होता है उसको फ़िज़िकल चेकअप करना चाहिए। मज़ीद हमारे पास कुछ ज़हनी अमराज़ की अक़साम में टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस है, ठीक है। ये चूँकि हम इस चीज़ को इधर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। फर्दर आ जाता है सुकरात ने बेसिकली सुकरात ने जो सबसे पहले जो रूह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो नफ्स का इस्तेमाल, इसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसने बोला है कि रूह जो है एक बेसिकली अब्दी हकीकत है, उसमें फ़ाइनल है, ये एटर्नल चीज़ है, जिस्म से निकलने के बाद इसकी हकीकी ज़िंदगी शुरू होती है। सुकरात के बारे में कुछ उसकी पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ शेयर की हुई उन्होंने कि वो बेसिकली एक वेल नाउन फ़िलासफ़र था, ठीक है, जिसने अपने दौर के अंदर जो फ़लसफ़े को एक नया रास्ता दिखाया था, ठीक है। उस दौर के जो तमाम मुफक्किरीन और उलूम का बेसिक मकसद क्या था, कायनात के असरार को जानना, कायनात की बका को जानना, कायनात कैसे बनी है, सारी इस चीज़ के राज़ों को जानने की कोशिश करना था। अब सुकरात का बेसिकली कहना ये था कि कायनात को छोड़े, इंसान का मुताला करे। जब इंसान, इसका कहना था इल्म, अब इन्होंने मज़ीद इसके अंदर जो डिस्कशन की है वो इल्म के ऊपर है। इल्म ही नेकी की बुनियाद है। इल्म से इंसान क्या करता है, रूह पाक होती है, रूह जिस्म से बढ़कर उसे पाक रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नफ्स का लफ्ज़ हमारे एज अ मुस्लिम हमें भी बोला जाता है नफ्स को पाक करें, नफ्स को तस्फिया करें नफ्स का, ठीक है। तो अपने नफ्स को पाक करने की कोशिश, अपनी सोचों को क्लियर करें। आप सोचो, जितनी सोच आपकी क्लियर होती जाएगी उतने आप पॉजिटिव होते जाएंगे। उसके बाद ये है कि सुकरात ने जो थर्ड इसका काम था वो उसने बोला इंडक्टिव रीजनिंग की बुनियाद रखी,
ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में मज़ीद आगे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वो अपने तरीक़ा इस्तेदलाल से दूसरों के नज़रियात को कायल, फॉर एग्जांपल उसकी कन्विंसिंग पावर इतनी थी कि वो लोगों से जब डायलॉग करता या आर्गूमेंट करता था तो वो डेफिनेटली वो क्या होते थे, वो क्लियर हो जाते थे। वो सवाल जवाब उसका जो एक तरीक़ेकार था बात करने का, वो बेसिकली सवाल जवाब, बेसिकली वो इंट्रैक्शन जो उसकी थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से लोग उसके ऊपर जल्दी कन्विंस हो जाते थे, जल्दी उसके लिए कायल हो जाते थे। इसी को उसने तरीक़ेकार को बाद में फ्रूड और रॉजर्स ने भी अपने मरीज़ों के लिए इसमें इस्तेमाल किया था। अब ये इसका कुछ एंड भी दिखाया गया है कि जो सियासी उस वक्त की गवर्नमेंट थी, ठीक है, ये काफ़ी क्रिटिकल बंदा था, ठीक है, वो हुकूमती कारकर्दगी के काफ़ी सवाल जवाब किया करता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये यंग जनरेशन के अंदर बहुत पॉपुलर होता जा रहा था, और इसी को ही गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अच्छा नहीं माना और इसको कोई मुकदमात डाल के इसको सज़ाए मौत का फ़ैसला सुना दिया। और सज़ाए मौत का फ़ैसला चूँकि ये काफ़ी इसके मानने वाले थे तो उन्होंने बगावत की। अब बगावत के लिए इससे बेहतर है कि वो कहते हैं कि बगावत हो, तो सकरात ने फिर खुद ही अपने आप सुसाइड कर लिया, जहर का प्याला पी लिया था। तो ये थी इसकी हिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्लेटो आ जाता है। प्लेटो बेसिकली शागिर्द था, ठीक है, सुकरात का बेसिकली शागिर्द था, ठीक है। फ़िक्री और इल्मी सलाहियत मुकम्मल अपने उस्ताद की तरह ही था ये सब कुछ। अच्छा, इसने एक दूसरा निज़ाम पे सानवियत पसंद मुफक्कर कहा जाता है, ठीक है। सानवियत बेसिकली दो का निज़ाम कहा जाता है। अब इसने सानवियत का बताया कि जिस्म और रूह का डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों की अलग अलग हैसियत है। अच्छा, रूह, वो कह रहा है रूह जिस्म के बनने से पहले भी थी और जिस्म से निकलने के बाद भी रहेगी, ठीक है। अच्छा, मज़ीद इसका ये कहना है कि रूह जो है वो मादे का मुरक्कब है, ठीक है। मतलब जिस्म को मादा बोला गया, मटीरियल बोला गया, रूह हमारे अंदर जो शामिल के इन दोनों का मजमुआ होता है। इंसानी रूह का तल्लुक़ कहता है रूह कायनात से है, ठीक है। रूह इंसान की तमाम इल्लत मीन काज अफेक्ट, वजह क्या है उस चीज़ के। रूह में अक्ल होती है, ठीक है, दुनिया हकीकत का इल्म हासिल होता है। अफलातून बेसिकली अक्ल की बालादस्ती का कायदा, इसलिए अक़लियत रैशनलिस्ट भी इसे कहा जाता था। तो ये काफ़ी है। इसमें आप नज़रिया शख्सियत, तो आप बेसिकली इसको स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये आप इसको रीड कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। हम चूँकि इसके अंदर सिर्फ बंदों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर हिस्ट्री में आप पूछा जाता है, तो आपने इस चीज़ को शॉर्ट करके अपने दिखना है। नेक्स्ट बंदा हमारा अरिस्टोटल आता है। अरिस्टोटल ने लाइसियम के मुकाम पर एक जगह का नाम है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कायम की। और पहले हमने इंडक्टिव रीजनिंग की बात की थी, ये डिडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। वाटसन ने अरस्तू को पहला बाकायदा जो माहिर नफ्सियात करार दिया, ठीक है। अरस्तू ने नफ्सियात की मौजू पर पहली किताब डी एनिमा, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं शुरू में डेफिनेशन के अंदर। अच्छा, अब इसने क्रिटिसाइज़ किया है प्लेटो के अफलातून के जो सनवे पसंद जो नज़रिया था उससे इख्तलाफ किया है, ठीक है। उसने तफ़ाइली नज़रिया पेश किया है। उसका कहना है कि रूह और जिस्म लाज़िम व मलज़ूम है, आप अलग अलग नहीं कर सकते। जिस्म रूह का तफ़ाइल फंक्शन है, ठीक है। मतलब रूह जिस्म को काम करवाती है, वो करता है काम। इस तरह देखना आँख का तफ़ाइल है, सुनना कान का है। तमाम जिस्मानी अफ़ाल किसके ताबे होते हैं? रूह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, अरस्तू ने एक और नज़रिया इर्तिकाबी मतलब रेवोल्यूशन इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसके मुताबिक क्या कहते हैं, नबातात में सिर्फ, अच्छा, जो जानदार जैसी जानदार चीज़ है उसके अंदर वैसी ही रूह उसके अंदर पाई जाती है। इसका ये बेसिकली कहना है। हैवानों में हमारे पौधों की जैसी रूह होती है, ठीक है, इस तरह इंसान के अंदर इंसानी रूह होती है। रूह के बेसिकली यहाँ दर्जे बताए गए हैं, कॉमन सेंस, इमेजिनेशन, मेमोरी, रिकलेक्शन, हमारे पास रीजनिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसको मज़ीद हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ के अंदर। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने के लिए लेक्चर, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।